जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास 2026 में यूपी पीसीएस का एग्जाम देने वाले हर एस्पिरेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो, बात को बहुत क्लियरली समझना। ये इनिशिएटिव आज जिसकी हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं, ये पीसीएस अभ्यास प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट किया गया सबसे शानदार फ्री इनिशिएटिव होने वाला है। इससे पहले 2024 के एग्जाम में हमने जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 के लिए इसी प्रकार का एक बहुत शानदार इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसका सबसे ज्यादा जो फायदा वो रिजल्ट में देखने को मिला है। सेम उसी पैटर्न पर हम लोग इस बार फिर से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जिस सीरीज का नाम होने वाला है मिशन मेंस। ध्यान समझिएगा, मिशन मेंस 2026। इस नाम के साथ, इस प्लान के साथ हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप 2026 के यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस सीरीज की हर क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, आप समझते कि हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं। आपको पता है कि 6 दिसंबर को आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम है। अभी चल रहा है आप लोगों का अप्रैल महीना। मैं मान के चलता हूँ कि अप्रैल महीना भी खत्म हो गया, हालांकि अभी 10 दिन यहाँ पर बचे हुए हैं, बट मैं मान के चलता हूँ कि अप्रैल महीना आपका समाप्त हो चुका है। हमारे पास बचा क्या है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। मतलब गिन करके हमारे पास 7 मंथ का समय यहाँ पर है। अब देखो, 7 महीने जो होते हैं ना, वो कम नहीं होते। 7 महीने मतलब 210 दिन यहां पर आपके पास बचा हुआ। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, या फिर आप रिपीटर हो, आपने पिछली बार मेंस का एग्जाम दिया, आप पिछली बार इंटरव्यू से होकर के आए हो, आप पिछली बार प्रीलिम्स दिए थे, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये 210 दिन सबके लिए बराबर है, सबके लिए सेम है। मतलब अगर आज से भी कोई एस्पिरेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा तो इन 210 दिनों में वो बहुत कुछ कवर कर सकता है, बहुत कुछ अच्छे स्कोर तक वो आगे जा सकता है। तो इन 210 दिनों की कीमत आपको समझनी पड़ेगी। ये बात क्लियरली समझना कि इन 210 दिन का यूटिलाइजेशन जिस भी एस्पिरेंट ने, चाहे वो रिपीटर हो, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे उसने मेंस लिखा हो, चाहे उसने इंटरव्यू दिया हो, अगर वो करता है तो उसका 2026 में सिलेक्शन बहुत बहुत हद तक श्योर रहेगा, क्योंकि यही वो समय है जिसका क्रिटिकली आपको इफेक्टिवली यूज करना है। करना क्या है, पूरा प्लान क्या रहेगा, हमने कई बार इस पूरे प्लान को डिस्कस किया है और मैंने आपसे बार बार कहा कि देखो भाई, 2026 के लिए हमको जो हमारी प्रिपरेशन है, जो दो हमारा स्टेज है एग्जाम का, प्रीलिम्स और मेंस, इन दोनों पर इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में काम करने की आवश्यकता है। एकीकृत तरीके से हमको यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रीलिम्स के लिए मैंने बहुत सिंपल अप्रोच दी है, क्योंकि 7 महीने का समय है। अच्छा, इसमें भी बहुत बातों को बहुत क्लियरली समझिएगा। इन 7 महीनों में जो लास्ट के 3 महीने होंगे, वो 3 महीने कंप्लीटली हम लोगों को प्रीलिम्स पर देना है। ये आपकी स्ट्रेटजी में अभी से शामिल कर लेना कि लास्ट के जो 3 महीने होंगे, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 मंथ केवल और केवल प्रीलिम्स का महीना होगा। उसमें मेंस की तैयारी हम लोग को नहीं करनी होगी। अच्छा भाई, तो अभी हमारे पास 7 महीने थे, तो अभी आने वाला जो 4 मंथ हमारे पास है, जो 4 महीना होने वाला है, मई, जून, जुलाई और अगस्त, इन 4 महीनों में हमको प्रॉपर इंटीग्रेटेड अप्रोच में आगे बढ़ना है। और उसमें भी हमारा जो फोकस रहेगा वो 60% मेंस पर रहेगा, 40% प्रीलिम्स पर रहेगा। अब ध्यान समझिएगा, कुछ एस्पिरेंट ऐसे हो सकते हैं जो कि एकदम फ्रेशर होंगे, तो भाई उस रेशियो को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। आपको प्रीलिम्स पर ज्यादा समय देने की आवश्यकता होगी और मेंस पर बचे हुए समय यहां पर देना, ठीक है। लेकिन हमको आने वाले 4 महीनों में प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही तैयारी करनी। आज जिस सीरीज MM26 मिशन मेंस 2026 की सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका हमारा उद्देश्य है कि हर क्लास में मैं आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसे आंसर्स दिखाऊंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगा, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके समझाऊंगा, जिनका इफेक्टिवली यूज आप अपने मेंस के लिए कर सकते हो। तो आने वाले 4 महीने मिशन मेंस 2026 की ये सीरीज आप लोगों को आंख बंद करके फॉलो करनी होगी। अब इस पूरी सीरीज को स्टार्ट किया जाए उससे पहले मेंस के ना पैटर्न को समझिएगा। देखो, मैं मान के चल रहा, बहुत लोग रिपीटर्स थे, बहुत लोग फ्रेशर्स थे, तो एक कॉमन स्ट्रेटजी हम लेकर के चल रहे हैं। पहले एग्जामिनेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है कि भाई पेपर किस प्रकार से होते हैं, कितने पेपर होते हैं, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, इसको बहुत संक्षेप में मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। देखो, मेंस की परीक्षा में आपके टोटल 8 पेपर होते हैं। इन 8 पेपर में जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन के 6 पेपर होते हैं। आपको पता है कि पहले 4 पेपर होते थे, 2 ऑप्शनल के पेपर होते थे, लेकिन
समय के साथ इन दो ऑप्शनल के पेपर को हटाया गया और उसकी जगह पर जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 को इंट्रोड्यूस किया गया। तो यूपी स्पेशल के 2 पेपर, इसके अलावा सामान्य अध्ययन के 4 पेपर और हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। 4 तो 6 पेपर आपके जीएस के होते हैं। इन 6 जीएस के पेपर के अलावा आपकी जनरल हिंदी, समान हिंदी का एक पेपर होता है। और समान हिंदी के पेपर को लेकर के एक बात बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे नोट करना आप लोग, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो या फिर आपका मीडियम हिंदी हो, इस बात को बहुत केयरफुली नोट करिएगा आप लोग कि समान हिंदी का प्रश्न पत्र, सबसे पहली बात बहुत स्कोरिंग होता है। दूसरी बात कि यहां पर जो मिनिमम नंबर है वो पाना कंपलसरी होता है। अगर आप समान हिंदी के पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स को स्कोर नहीं कर पाओगे तो आप बाकी जीएस में फेल हो जाओगे, भले ही आपके जीएस में कितने भी अच्छे स्कोर रहे। तो समान हिंदी के पेपर में न्यूनतम अंक, जो मिनिमम क्राइटेरिया है 33% की जो क्राइटेरिया होती है, वो पास करना बेहद कंपलसरी है। समान हिंदी का जो नंबर है वो आपके पेपर में भी जोड़ा जाता है। आपके ओवरऑल मार्क्स जो होते हैं, अगर आप यहां पर देखोगे तो जीएस के ये 6 पेपर थे, इन 6 पेपर का जो नंबर था 200 नंबर के आपके पूरे पेपर थे, ठीक है। इसके अलावा जो निबंध का पेपर था वो 150 नंबर का था और जो समान हिंदी का पेपर है वो आपका 150 नंबर का है। तो समान हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग भी होता है, प्लस आपके ओवरऑल मेंस के रिजल्ट में वो नंबर जोड़ा भी जाता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो, अगर आप हिंदी मीडियम के हो, दोनों के लिए समान हिंदी का पेपर बेहद इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर पेपर के पैटर्न को जब आप समझते तो आप ये भी समझना कि आपको एग्जामिनेशन टाइम में 4 दिन में इन 8 पेपर को लिखना रहता है। सुबह 3 घंटे का पेपर होता है, शाम को 3 घंटे का पेपर होता है, मतलब एक दिन में आपको 6-6 घंटे की आंसर राइटिंग लगातार 4 दिन करनी रहती है। कई बार बीच में एक दिन का गैप रहता है, लेकिन सामान्यतः से इस बार आपको गैप देखने को नहीं मिला। तो ये मेंस के पेपर का जो पूरा पैटर्न है ना, जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है, बहुत अपने में कॉम्प्लेक्स है। और यही पेपर, यही मेंस का स्ट्रक्चर इस पूरे एग्जाम को टफ बनाता है। और हम लोग जो गलती क्या करते हैं, हम लोग प्रीलिम्स पढ़ते रह जाते हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं, सोचते कि प्रीलिम्स निकल जाएगा तब हम मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। ये काम आपको नहीं करना है। हम आने वाले 4 महीनों में प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे। और आगे लेकर के बढ़ना कैसे है वो मैं समझाने के लिए यहां पर आपके साथ बना हुआ हूं, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, आपने मेंस के पेपर का पूरा पैटर्न यहां पर देख लिया। अब समझो कि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। तो 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस के 6 पेपर में, ठीक है। मैं अभी जीएस के पेपर की बात करता हूं, सामान्य अध्ययन के पेपर की बात करता हूं। तो 2 तरह के प्रश्न होते हैं, एक लघु उत्तरीय प्रश्न होता है और एक होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपके मन में जो सबसे बड़ा डाउट आता था, डाउट ये आता है सर 125 शब्द वाले क्वेश्चंस का आंसर कितने पेज में लिखा जाए। 125 शब्द वाले क्वेश्चन का आंसर लिखते समय जो वर्ड लिमिट है वो काउंट कैसे की जाए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में रहता है। एकदम निश्चिंत रहो, चाहे 125 शब्दों वाला प्रश्न हो, चाहे 200 शब्दों वाला प्रश्न हो, जब आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तब आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हमको शब्द काउंट नहीं करने हैं, हमको एग्जामिनेशन सीट में दिए गए पेज को फिल करना है। फिल करने का मतलब ये नहीं है कि 125 शब्द वाले क्वेश्चंस में आप 100 शब्द लिख करके आओ या 50 शब्द लिख करके और बड़ा बड़ा लिख दो, नहीं। हमको मतलब इतना है कि हम एक ऐसा कॉमन स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ऐसी हैंडराइटिंग फॉलो करेंगे, एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे कि 125 शब्द दिए गए पेज में फिल हो जाए। सामान्य तौर पर मेंस में 2 पेज मिलते हैं आप लोगों को 125 शब्द वाले क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। वहीं पर 200 शब्द वाले क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए सामान्य तौर पर 3 पेज आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो 8 नंबर का होता है और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है वो आपका 12 नंबर का होता है। तो 8 गुणे 10 80 नंबर का ये प्रश्न हो गया आपका, और 12 गुणे 10 120 नंबर का ये प्रश्न हो गया। तो कुल मिलाकर के जीएस का एक पेपर जो होता है वो 200 नंबर का होता है। ध्यान से एक बात को यहां पर और समझना, एक कैलकुलेशन यहां पर समझने का और प्रयास करिएगा। 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटा मतलब 3 घंटा इंटू 60 मिनट मतलब 180 मिनट आपको मिलते हैं। आपको लिखने हैं इस 180 मिनट में 20 क्वेश्चन। अगर हम जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उस पर 7 मिनट का एक टाइम लिमिट डिसाइड करें तो आप 70 मिनट में लघु उत्तरीय प्रश्न लिख सकते हो। प्लस वहीं पर अगर मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 10 मिनट का टाइम अलॉट करूं तो आप 10 क्वेश्चन को लिखने में 100 मिनट का समय जाएगा। तो 100 मिनट ये 70 मिनट ये 170 मिनट
आपका इस टाइम टेबल, इस स्ट्रक्चर के साथ लिखने में कंप्लीट होगा। प्लस यहाँ पर 10 मिनट का आपको मिलेगा बफर। अब ऐसा तो है नहीं कि 7 मिनट वाले क्वेश्चन एग्जैक्टली 7 मिनट में कंप्लीट हो गया, हो सकता है वहां पर कभी 8 मिनट लग जाए, हो सकता है 10 मिनट वाले किसी प्रश्न का आंसर लिखने में 12 मिनट का समय लग जाए। तो ये जो 10 मिनट का हम बफर लेकर के चलते हैं ना, इसका यूटिलाइजेशन हमको बाकी क्वेश्चंस में इस प्रकार से करना होता है। प्लस कई बार एग्जामिनेशन हॉल में आपको अटेंडेंस सीट आती है और भी चीजें आती हैं, तो उसमें भी आपके समय जाते हैं। तो ये 10 मिनट का बफर लेकर के हम लोग चलेंगे और हमारा टारगेट ये होगा कि आज नहीं, क्या समझिएगा, ये जो टाइम लिमिट मैं बता रहा हूँ ये डे 1 की नहीं बता रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन दिन की बता रहा हूँ कि भाई जब आप फाइनली एग्जाम लिखने जा रहे हो तो आपको 7 मिनट में लघु उत्तरीय प्रश्न और 10 मिनट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करने हैं। कई फ्रेशर्स होंगे बड़े घबरा जाएंगे, सर 7 मिनट में तो पहला आंसर लिखा ही नहीं जा रहा है हमसे, हमको पहला आंसर लिखने में 1 घंटे का समय लग गया। कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत कबीरदास जी की मुझे एक मतलब बड़ी प्यारी लाइन है, मतलब मुझे बहुत प्यारा लगता है वो, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। भाई जब समय आएगा ना तब जाकर के वो अपना फल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी बस आपको कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करना है, और एफर्ट का स्ट्रक्चर पहले समझो कि हमारा फाइनल टारगेट क्या है। टारगेट ये है कि हमको लघु उत्तरीय प्रश्न 7 मिनट में और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 मिनट में लिख करके आने। कई बार गलती जो होती है ना, गलती ये होती है कि हम लोग इस टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हैं, हम लोग जो हमारा वर्ड लिमिट है 125 शब्द का और 200 शब्द का उसको ध्यान में रखते हैं, हम लोग बस लिखते रह जाते हैं। ये काम हमको नहीं करना है। प्लस कुछ एस्पिरेंट एक गलती जो और बहुत कॉमनली करते हैं, गलती ये होती है यार मेंस के लिए कंटेंट तो पढ़ रहे हैं सर, मेंस का तो सिलेबस ही तैयार नहीं है अभी, आंसर राइटिंग तो कैसे कर ले, अभी आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, तैयार नहीं है। सबसे बड़ा जो भ्रम आपके मन में है ना, वो भ्रम आपके मन में ये है कि आपने कभी मेंस की आंसर राइटिंग नहीं की है। ध्यान समझिएगा, जितने लोग फ्रेशर है मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ, रिपीटर्स की तो बात छोड़ दो, वो ऑलरेडी मेंस लिख करके आया है, वो ऑलरेडी इंटरव्यू देकर के आया, तो उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो तो प्रैक्टिस कर लेगा। जो फ्रेशर्स है वो इस बात को बहुत क्लियरली समझना, आप मेंस की आंसर राइटिंग पहली बार करने नहीं जा रहे हो। आपने 9th में, आपने 10th में, आपने 11th में, 12th में, बोर्ड के एग्जाम में, ग्रेजुएशन की परीक्षाओं में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने आंसर राइटिंग की हुई है। तो इसको पहला आंसर राइटिंग मत मानो। जब आप इसको पहला स्टेप मानोगे ही नहीं तो आपकी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। आपने सब कुछ पढ़ा, बस आपको लिखना है, लिखना स्टार्ट करो। पहला आंसर परफेक्ट थोड़ी होगा, पहला आंसर क्या होगा, एकदम मतलब सबसे घटिया आंसर जो होगा आपका वही आंसर होगा। तो मैं आप लोगों को एक बात और कह रहा हूं, सब लोग, आप सब लोग जो अपना पहला आंसर लिखना ना मेंस का, उसको बस सुरक्षित रखना, क्योंकि तो आज के 4 महीने बाद जब अपना एक बहुत शानदार आंसर लिख रहे होगे तब दोनों को कंपेयर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आपने डे 1 से इन 4 महीनों में क्या प्रोग्रेस किया है। तो पहला आंसर लिखना बहुत जरूरी है, भले ही वो कितना घटिया, कितना ही इनकम्प्लीट, कितना ही मतलब फालतू का लिखा, बट लिखना बेहद जरूरी। ये बात बहुत क्लियरली समझिए, ठीक है। देखो हम लोग को ना, हम लोग मेंस के, अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करूं तो जीएस के जो हमारे 4 पेपर हैं उसमें सिलेबस देखो क्या है। मैं आपको यहीं पर एक बात और समझाता हूं कि हमको इस पूरे टॉपिक को पढ़ने में क्या सोर्स फॉलो करना है। सबसे बड़ी समस्या यह है ना कि मेंस का सोर्स कहां से फॉलो किया जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या समझिएगा। जीएस के पेपर 1 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक शामिल होते हैं वो होता है इंडियन हेरिटेज और कल्चर, मतलब भारत की विरासत और संस्कृति। इसी संस्कृति के अंतर्गत बहुत चीजें शामिल आ जाती है। आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया, आपका यहाँ पर आपकी जो जितने भी आर्ट एंड कल्चर यहाँ पर आपके आ गए, ठीक है। गुप्त काल की संस्कृति आ गई, मौर्य काल की संस्कृति आ गई, मुगल काल की स्थापत्य कला आ गई, ये सब आपका इंडियन हेरिटेज और कल्चर के अंतर्गत शामिल हो जाता है। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर जो पूरा कंप्लीट हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपके 3 पार्ट होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, वो तीनों भी जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से सामान्य तौर पर एक प्रश्न एवरेज के तौर पर पूछ लिया जाता है आयोग के द्वारा, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए बहुत भटकना नहीं है, मैं आपको सोर्स बताऊंगा, वही चीज फॉलो करिएगा, ठीक है। जीएस पेपर 1 में आपका ज्योग्राफी भी आता है और सोसाइटी भी आती है, क्लियर। जीएस पेपर 2 की बात करिए, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी ऑब्वियसली, ठीक है, सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, और इंटरनेशनल रिलेशन मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत ये सारी बातें यहाँ पर शामिल होती हैं। जीएस पेपर 3 को अगर हम समझेंगे तो जो ब्रॉडर टॉपिक्स हमारे आते हैं वो होते हैं साइंस एंड टेक, ठीक है, टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास, बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट मतलब जैव विविधता और पर्यावरण, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा, और डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन। जीएस पेपर
4 जो कि एथिक्स का पेपर होता है, इसके अंतर्गत बहुत सारे की टर्म्स यहाँ पर शामिल होते हैं, तो उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करें। ठीक है, अब ध्यान समझो हमारा सोर्स क्या रहेगा इन चारों पेपर को पढ़ने का। हिस्ट्री के लिए आपने जो भी बेसिक्स बुक प्रीलिम्स के लिए फॉलो किए, जो भी बुक फॉलो किए, घटना चक्र जी का, लुसेंट, फलाना ढिकाना, स्पेक्ट्रम की बुक, ठीक है, आपने जिस भी बुक को फॉलो किया हिस्ट्री के लिए, सेम उसी सोर्स को हम लोग को फॉलो करना है मेंस के पर्पज से। बस तरीका थोड़ा सा अलग होगा, मैं तरीका समझाऊंगा आप लोगों को समय के साथ साथ, लेकिन सोर्स हमारा वही होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको कुछ नहीं करना है, एक बहुत सिंपल सा काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, 2018 से लेकर के 25 तक का जितने क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे गए, अगर सामान्य तौर पर औसतन एक प्रश्न हर साल पूछा गया होगा, तो पिछले 8 सालों में 8 प्रश्न मानव आपसे पूछे गए। इन 8 प्रश्नों को नोट करना है। ये 8 प्रश्न घूम घुमा करके 4 से 5 टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है, उन्हीं टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। इन 4 से 5 टॉपिक को हम लोग को डिटेल में तैयार करना। बस तैयार करने का सोर्स क्या होगा, तो सोर्स आप यहाँ पर नोट करो। एक तो सबसे बड़ा सोर्स होगा हमारा गूगल, ठीक है, हम गूगल करेंगे। गूगल करते समय एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जैसे मानिए हमने टॉपिक सर्च किया, ठीक है, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सर्च कर रहे हैं ना, उसके आगे बस आप एक यूपीएससी का टर्म जोड़ दो, ठीक है। जैसे ही आप इस टर्म को गूगल पर सर्च करोगे, तमाम कोचिंगों की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, विजन की, दृष्टि की, संस्कृति आईएएस की, बहुत सारी कोचिंगों की वेबसाइट आपको वहां पर खुद देखने को मिल जाएगी। आपको वो सारे साइट्स, ठीक है, आपको उन सारे साइट्स में से 1 से 2 साइट्स ओपन करनी है, उसको रीड करना है, उसको पढ़ना है और आगे बढ़ जाना। बात इतनी सी ही करनी है, ठीक है ना। तो जब हम किसी टॉपिक को गूगल से सर्च करने के लिए कहेंगे, तो मेरा मतलब सिंपल सा इतना होगा कि वो की टर्म प्लस यूपीएससी का टैग आपको डाल करके सर्च करना। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आगे एक हिंदी भी टर्म ऐड कर देना, और आपको पास 2-3 कोचिंग की वेबसाइट से कंटेंट मिल जाएगा। दूसरा काम देखो, चैट जीपीटी का प्रयोग, अगर आपने इस बार टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे, तो सबने लगभग कहा कि चैट जीपीटी बेहद इंपॉर्टेंट है, उसका यूज करना सीखिए आगे, भागना नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी तो हमको आती ही नहीं है, हम तो कभी ये सब यूज किए नहीं है, मैं गांव में रहता हूँ, मैं कैसे यूज करूंगा, तो यूज करना पड़ेगा, या आपको सीखना पड़ेगा कि इसका प्रयोग कैसे किया है, ठीक है। तो सेम टॉपिक को आप चैट जीपीटी में डालो, एक बहुत सिंपल सा उसको मतलब ऑर्डर दो, आप सिंपल सा लिखो कि इस टॉपिक पर मुझे शॉर्ट में मेंस के अकॉर्डिंग एक नोट्स बना करके शेयर कर दो, तो वो आपको कुछ नोट्स वहां पर प्रोवाइड कराएगा, जिसको कि आप लोगों को रीड करना रहेगा, ठीक है। तो गूगल सर्च पहला काम, दूसरा काम चैट जीपीटी, इन दोनों जगह से मिला करके उस टॉपिक के संदर्भ में अपना खुद का एक नोट्स तैयार कर। जो हम लोग गलती करते हैं ना, हम लोग गलती ये करते हैं, हम किसी तीसरे पार्टी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि यार वो नोट्स बना करके देगा तो हम उसको पढ़ लेंगे। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जो हमारे टॉपर्स हैं, मैं टॉपर्स की कॉपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं किसी टॉपर की कॉपी आपको दिखा दूं ना, यहाँ पर स्क्रीन पर अभी मैंने आपको दिखा दिया, ये विद्याभूषण जी हैं, गोरखपुर सेंटर से थे, ठीक है। इन्होंने इनको नायब तहसीलदार का पोस्ट मिला है 2024 के एग्जाम में। तो इनके नोट्स बहुत बहुत पॉपुलर हुए, मतलब यूट्यूब पर आप जाओगे तो लगभग 1.5 लाख 2 लाख लोगों ने इनकी वीडियोस देखी हैं, ठीक है। अगर मैं ये नोट्स आपको दिखाऊंगा ना, तो सब लोगों का डिमांड आएगा, सर प्लीज नोट्स की पीडीएफ शेयर कर दीजिए, हमको उसको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? नोट्स खुद के बनाओ। इस व्यक्ति ने भी, ये जो टॉपर है, इन्होंने भी खुद के नोट्स बनाए हैं। हाँ, नोट्स हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इन्होंने नोट्स बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखा, किस प्रकार से नोट्स बनाए, कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम, कौन से इंपॉर्टेंट ग्राफ, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट का इन्होंने अपने आंसर में यूज किया है। इसके पर्पज से मैंने ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आप उसको वहां से देख सकते हो। लेकिन ध्यान समझिएगा, इसको केवल और केवल समझने के लिए देखना है, इस नोट्स को याद नहीं करना है, पढ़ना नहीं है। पता चला कि इसके प्रिंट आउट निकाल के लगे इसी को पढ़ने, नहीं भाई, कोई ये इतिहास मतलब बहुत संग्रहालय में रखने वाला इतिहास नहीं है। ये एक नोट्स है, एक व्यक्ति के नोट्स है, जिसने इस नोट्स को खुद बनाया, इसको पढ़ा और सेलेक्ट हुआ। सेम काम, सेम प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है, कोई शॉर्टकट यहाँ पर नहीं अपनाना है। तो आप लोग ना चैट जीपीटी, गूगल, इनको सर्च करके हर टॉपिक के संदर्भ में अपने खुद के यहाँ पर नोट्स तैयार करना है। ये बात क्लियर हुआ? तो वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने आपको पॉइंट समझा दिया, करना क्या। अच्छा भाई, बता जियोग्राफी। अब देखो, जियोग्राफी के लिए एक बात बहुत क्लियर समझिए, जियोग्राफी टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ का प्रयोग, यहाँ पर मैप का प्रयोग आप लोग आराम से कर सकते हैं। समझते हैं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम इतना डिटेल में इस जियोग्राफी को नहीं पढ़ते। क्यों?
प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कोई माउंटेन दे देगा कि माउंटेन कहाँ पर स्थित है, कोई एक तो तालाब दे देगा, झील दे देगा कि ये झील कहाँ पर स्थित है। ऐसे प्रश्न मेंस में नहीं आते, मेंस में प्रश्न थोड़े से एनालिटिकल लेवल के आते हैं। जैसे कि चक्रवात क्या है, चक्रवात किस प्रकार से उत्पन्न होता है, चक्रवात को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं, क्या किया जाना चाहिए। प्रश्न ऐसा सकता है कि भाई जो मानसून है, मानसून भारत में किस प्रकार से वर्षा करता है। तो यहाँ पर अप्रोच थोड़ा सा एनालिटिकल हो जाता है। इसके लिए आप एक सिंपल सा काम करो कि एनसीईआरटी की जो क्लास 11th की बुक है, क्लास 11th की जो बुक है ज्योग्राफी की, उस बुक को आप लोग फॉलो करें, फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक है, ठीक है। तो ज्योग्राफी का एक बेसिक सोच हमारा हो गया एनसीईआरटी की बुक। अब भाई अब ऐसा नहीं है कि लगे बैठ करके एनसीईआरटी की बुक पढ़े, नहीं। मानिए आपने एक टॉपिक देखा कि भाई ठीक है साइक्लोन एक टॉपिक है, साइक्लोन पर मेंस में प्रश्न पूछा है। हम उस टॉपिक को, केवल उस टॉपिक को गूगल अपने एनसीईआरटी बुक में जाएंगे, पढ़ेंगे, उस टॉपिक को पढ़ करके अपना एक नोट्स बनाएंगे, वहाँ पे ग्राफ देखेंगे, मैप देखेंगे क्या बनाया गया है, उसको अपने नोटबुक में शामिल करेंगे, बस पॉइंट खत्म। फिर अगले टॉपिक पर शिफ्ट कर देंगे। फिर अगला टॉपिक जैसे मानिए कुछ आ गया कि भाई स्थलाकृतियाँ मतलब लैंडस्केप जो बनते हैं आपके निक्षेपण से, तो भाई सेम टॉपिक आप जाके उस बुक में देखिए, वहाँ से कंटेंट पढ़िए, आगे बढ़िए। तो हमको ना बहुत सेलेक्टिव स्टडी करनी है। सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आप सिलेबस पढ़ने बैठ जाओगे, आपको 3 से 4 साल तो आराम में, पंचवर्षीय योजना मान लो कि 5 साल लग जाएगा सिलेबस को कंप्लीट करने में। हमको वो काम नहीं करना। हम केवल और केवल सेलेक्टिव स्टडी करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे, और इसी पर आप फोकस करिएगा। अगला टॉपिक देखो जीएस पेपर 1 में, वो है सोसाइटी। क्या सोर्स फॉलो करना है, एकदम सिंपल सा मैं आपको सोर्स बताता हूँ। इसमें आपको करेंट ओरिएंटेड कंटेंट पर जाना फोकस। करंट ओरिएंटेड कंटेंट का मतलब क्या है, जैसे मानिए महिलाओं के संदर्भ में वर्तमान में क्या चुनौतियां न्यूज में है। जैसे आप देखो तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान उनको जो लीव मिलती है, लीव इस समय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये जो चुनौतियां हैं, ग्लास सीलिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो ऐसे करंट के इश्यूज आप लोगों को पिक करने होंगे, उनके कुछ कुछ नोट्स बनाने होंगे, नीति आयोग की, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स की, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फ्रेज पॉइंट्स आते हैं, डेटा आते हैं, उन डेटा को अपने नोटबुक में शामिल करते चलना पड़ेगा और अपने आंसर को इंग्लिश करते चलना, ठीक है। तो सोसाइटी के लिए कोई बुक नहीं फॉलो करनी है, पीवाईक्यू पर आप जाइए, ठीक है। पीवाईक्यू के साथ साथ आप जो ये करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, इन टॉपिक्स पर जाइए। इससे आपका सोसाइटी का टॉपिक बहुत ईजिली तैयार है। ये जीएस पेपर 1 का पूरा स्ट्रक्चर। सेम जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 बहुत स्टैटिक सब्जेक्ट है, हालांकि इसमें इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल जस्टिस के अगर हम टॉपिक को छोड़ दें तो बाकी सब स्टैटिक है, लेकिन सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन ये दोनों करंट ओरिएंटेड है। तो आप एक काम और कर सकते हो, जैसे कि मैं स्पेसिफिक टॉपिक बताता हूँ, सोसाइटी के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है। और जीएस पेपर 3 में आप जाओगे तो जीएस पेपर 3 लगभग लगभग सारा अपना विजन की जो मंथली मैगजीन आती है, क्या समझिएगा, तो विजन की मंथली मैगजीन आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी मैंने विजन की मंथली मैगजीन बता दिया। अब बहुत सारे लोगों का सर हार्ट बीट बढ़ जाएगा, सर ये तो बहुत टफ है, सर ये तो हमसे हो ही नहीं पा रहा, अब क्या किया जाए। मैंने सजेशन दिया, सेलेक्टिव स्टडी पर फोकस करिएगा। सेलेक्टिव स्टडी का मतलब ये है कि किसी बुक को, किसी नोट्स को, किसी क्लास को बर्डन के तौर पर नहीं लेना कि सर मुझे इसको कंप्लीट करना, नहीं। हाँ मुझे इसमें से पढ़ना है, लेकिन केवल काम की चीजें। तो मैं आपको विजन की अगर मैगजीन रेफरेंस के तौर पे फॉलो करने को कह रहा हूँ तो सेलेक्टिव स्टडी करो। अगर वहां पर 100 पेज का वो पूरा मैगजीन, तो आप 10 ही पेज पढ़ो, लेकिन 10 पेज अच्छे से पढ़ो, उसके पॉइंट्स को तैयार करिए, उसके आंसर को लिखिए, उसके जो इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट एग्जांपल दिए गए उसको नोट करिए और उसका फर्दर अपने आंसर में यूज करना स्टार्ट, ठीक है। इन टॉपिक्स के लिए सेलेक्टिव स्टडी यहाँ से आप लोग फॉलो करिए। एथिक्स का बहुत सिंपल अप्रोच। एथिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी की टर्म्स पूछे गए हैं, जितने भी की टर्म्स पूछे गए, फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंपैशन, सिंपैथी, ठीक है ना, स्पिरिट ऑफ सर्विस, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, अंतरात्मा की आवाज, ये जो की टर्म्स हैं, इन की टर्म्स की प्रॉपर डेफिनेशन तैयार। डेफिनेशन कहाँ से तैयार किया जाएगा, इसको गूगल पे सर्च करो, ठीक है। गूगल पे सर्च करके अच्छी अच्छी डेफिनेशन ढूंढो, 2-3 जगह से पढ़ो और डेफिनेशन अपने अपने नोटबुक में नोट करो। 3 से 4 लाइन की डेफिनेशन होनी चाहिए। प्लस अगर इनके संदर्भ में किसी बहुत जो महापुरुष होते हैं, ठीक है, जो बहुत बड़े 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 व्यक्ति होते हैं, उनके अगर कुछ कोट्स मिल जाए तो वो कोट्स नोट करते चलो। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रिटी के संदर्भ में कुछ कोट्स नोट कर लो। इंटीग्रिटी होती क्या है उसको कहीं पर नोट कर लो। कहीं पे कोई ग्राफ मिल जाए,
कोई पॉइंट्स मिल जाए। भाई इंटीग्रिटी क्या है समझना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंटीग्रिटी क्या है अगर इसको बहुत सिंपल तौर पर एक्सप्लेन करना होगा तो मैं एकदम एक बहुत सिंपल वेन डायग्राम बनाऊंगा। तो मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मुझे टेक्नोलॉजी और मुझे स्मार्ट अप्रोच बड़ी अच्छी लगती है। आप एक सिंपल सा एक वेन डायग्राम बना सकते हैं। अब देखो सर वेन डायग्राम क्या है, संस्कृत में एक लाइन है, मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से एक रूप होना इंटीग्रिटी कहलाता है। सिंपल सी बात है, मतलब क्या, डू, एक्शन और थिंक, इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन है ये क्या है, ये है आपका इंटीग्रिटी। तो अगर अब इंटीग्रिटी पर, सत्यनिष्ठा पर कभी प्रश्न पूछ दिया आपसे और ये ग्राफ आप बना करके, ये वेन डायग्राम बना करके आप आ जाए, आपके नंबर ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। ये अप्रोच हम लोग को फॉलो करनी है नोट्स बनाते समय। हर टॉपिक के संदर्भ में कुछ ऐसे ऐसे नोट्स, कुछ ऐसे फ्लो चार्ट, कुछ ऐसे डायग्राम हम लोग वहां पर ऐड करते चले। प्लस डिफिनीशन हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, कुछ एग्जाम्पल। भाई इंटीग्रिटी का सबसे शानदार एग्जाम्पल किस व्यक्ति का आपको लगता है? एम विश्वेश्वरैया का ले लो, डॉक्टर कलाम का ले लो, ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी का ले लो। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो उन्होंने अपने जीवन में जिया, इंटीग्रिटी को फॉलो किया, वो एग्जाम्पल्स आपको अपने आंसर में, अपने नोटबुक में शामिल करते चलना। हो सके तो कुछ रिसेंट के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, आज के सिविल सर्वेंट तो आप जान ही रहे हो भाई, हर दिन मतलब आज आप किसी के बारे में अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, कल पता चला कि भाई वो किसी करप्शन जार में चला गया। एक कभी देखा था मैंने, किसी स्टेट पीसेस में रैंक 1 था, मैम थी कोई शायद, आई डोंट नो। अभी मैं देखा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, 60,000 कितना रुपए वो रिश्वत लेकर पकड़ी गई हैं, अभी जस्ट रैंक 1 पे सिलेक्ट हुई है, फिर उनके साथ ये हालत है। तो बहुत ज़्यादा भरोसा भी तो नहीं कह सकता, बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने होते हैं, जैसे अशोक खेमका जी का एग्जाम्पल है, आप उन एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो अपने आंसर, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स भी एथिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार करते चले। तो जीएस के इन चारों पेपर का ये अप्रोच हम लोग को लेकर के आगे बढ़ना है। क्लियर है बात? बहुत समझ आ रही है, बहुत सिंपल समझा रहा हूँ। अब बचा जीएस पेपर 5 एंड पेपर 6। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सजेशन, यूट्यूब पर, ठीक है ना, मेरी एक प्लेलिस्ट है, इसमें लगभग 90 प्लस क्लासेस, 90 प्लस क्लासेस, हाँ समझिएगा, 2024 में और 2025 की मेंस में यूपी स्पेशल के लिए ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज, फ्री सीरीज है। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई पेड सीरीज है, ये फ्री सीरीज है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक है। इस पूरी क्लासेस को देखना है। स्टार्ट आपका शेड्यूल ऐसे होना चाहिए कि आप डेली इसमें से एक क्लास कंप्लीट कर रहे हो। इसकी लिंक, इस पूरी सीरीज की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देखिएगा, लेकिन ये आपके शेड्यूल में शामिल होना ही चाहिए। ये मतलब समझ लेना कि अगर आपने जीएस पेपर 5 पेपर 6 के लिए इस सीरीज को फॉलो कर लिया, आपके यूपी स्पेशल का जो आपका पूरा बर्डन था वो खत्म हो जाएगा और आपको इसके अलावा कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली इसके अलावा आप कुछ करते हो तो वो आपके लिए अच्छी बात है, वो आपका आंसर को और अच्छा करेगा, बट बेसिक तौर पर ये आपके आंसर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करा देगा, ये मेरी गारंटी। तो जीएस पेपर 5 पेपर 6 के लिए आग बंद करके सीरीज को फॉलो करें। क्लियर है? तो 1 से लेकर के 6 तक के हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए। अब कुछ और बातें समझते हैं। जैसे एक आंसर लिखते समय आंसर की जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 पार्ट है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। टोटल जो हमारे पास शब्द सीमा होती है, उस शब्द सीमा का 10% इंट्रोडक्शन पे, 10% कंक्लूजन पे और 80% हम लोग को मेन बॉडी में देना है, ठीक है ना। मेन बॉडी में आप लोगों को इतने शब्द, इतने वर्ड लिमिट का प्रयोग करना रहता है, चाहे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, ये अपना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग क्राइटेरिया सेट करें। बात समझ रहे हो? ये सब चीजें नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब और समझिएगा, सिलेबस की कुछ ऐसे स्पेसिफिक मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किया जो कि आप लोगों के डाउट्स हो सकते थे, तो उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। उन क्वेश्चंस को मैं एक बार समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के सारे डाउट यहाँ पर दूर हो जाए। आप समझिएगा, ये समझ लीजिए, ये आप लोगों का क्या कहते हैं उसको, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, FAQs है, जिसको मैंने लिस्ट करके आप लोगों के लिए लेकर के आया। सिलेबस के किन बिंदुओं पर फोकस करना चाहिए, इसका आइडिया आपको बहुत सिंपल तौर पे ऐसे लगेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करो। मैं आपको 2018 से लेकर के 2025 तक का, ठीक है ना, 25 तक का मेंस अनसॉल्व टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करना, ठीक है, मेंस अनसॉल्व, इसको प्रिंट करा लेना, इसको अपने पास रख लेना। अब समझिए, मानिए आप जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के टॉपिक को देख रहे हो और सोसाइटी के अंतर्गत भी आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक देख रहे हो, पॉवर्टी, मान लेते हैं आप पॉवर्टी के टॉपिक को, आप गरीबी के टॉपिक को पढ़ रहे हो। जब हम इस टॉपिक को रीड कर रहे होंगे तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। जिस पेपर 2 में भी सोसाइटी सोशल जस्टिस में टॉपिक आता है, तो वहां पर और जिस पेपर 1 के इस टॉपिक में ला करके
इस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछेंगे, उन प्रश्नों को पहले बार पढ़ो, केवल क्वेश्चन पढ़ो, कुछ नहीं करना, केवल क्वेश्चन पढ़ो। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में यार ये तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। सिलेबस के उन बिंदुओं पर हमको फोकस करना है जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं। ये कैसे पता चलेगा मेरे भाई, जब प्रीवियस ईयर पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा, इसका तो कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है नहीं। हम क्या है, हम कंफर्टेबल जोन में जी रहे हैं। चले यार, अभी तो एग्जाम में बहुत समय, भी 6 दिसंबर को समय है, और रमन सर यहाँ पर आकर ज्ञान दे रहे हैं इतना लंबा चौड़ा, ये कर लो वो कर लो। सब अभी पढ़ लेंगे तो एग्जाम टाइम में क्या पढ़ेंगे? मन में तो बहुत बड़ा प्रश्न आता है ना सर, अभी पढ़ लेंगे तो एग्जाम टाइम में क्या करेंगे? एग्जाम टाइम में भी पढ़ना है, अभी भी पढ़ना है। आपका कंपटीशन जिन लोगों के, अब समझना, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 2024 में जो आपका अभी रिजल्ट आया है उसमें कितने लोगों ने मेंस दिया, एक बार लिस्ट आकर के देखिए। इन मेंस दिए लोगों में से कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू दिए लोगों में से कितने लोग फाइनली सेलेक्ट हुए हैं, और कितने लोगों का ऐसा वर्ग जो सिलेक्ट नहीं हुआ। जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो ऑलरेडी मेंस लिख करके इंटरव्यू दे करके एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति बैठा है, उसके उसके फाइनल आंसर में, फाइनल नंबर में कुछ नंबर का कमी रह गया है, बस इस वजह से बाहर है। अगली बार वो उन नंबर को इंप्रूव करेगा और सेलेक्ट होगा। तो आपका कंपटीशन इस ग्रुप के साथ है, क्या समझिएगा, आपका कंपटीशन इस ग्रुप के साथ है। वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस और आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो अपने डिफरेंस को समझो, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो, आओ स्ट्रगल के इस मैदान में कूदो, लगो, संघर्ष करो। दिन में 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने से, 1 घंटा लाइब्रेरी घूमने से काम नहीं चलने वाला है। पढ़ाई तो आपको 8 घंटा 7 घंटा का बैलेंस बनाकर ही करना ही पड़ेगा। तो सिलेबस से किन बिंदु पर फोकस करना है वो पीवाईक्यू से पता चलेगा। खुद से पीवाईक्यू हो जा रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है आप पीवाईक्यू संहिता से आंख बंद करके फॉलो करो, ठीक है। आंख बंद करके आप इस बैच को फॉलो करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है, इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है, कैसे आंसर लिखने, कैसे आंसर को इंग्लिश करना है, सब बातें वहां पर डिस्कस की जा रही है। तो एक तो बात बहुत क्लियर है। अच्छा भाई, कंटेंट पढ़ने के लिए रिसोर्स के फॉलो करें, तो मैं समय के साथ रिसोर्स बताते भी चलूंगा, लेकिन जो मेरा बेसिक रिसोर्स होगा वो रिसोर्स होगा गूगल, चैट जीपीटी, किसी कोचिंग अगर नोट्स हो, कुछ कोचिंग की वेबसाइट है तो उसको फॉलो करेगा। मार्केट में अवेलेबल कोई भी पब्लिकेशन की बुक पढ़ने के लायक नहीं है, ये मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे कोचिंग में पढ़ो, किसी भी कोचिंग का नोट्स पढ़ो, लेकिन किसी कोचिंग के नोट्स मार्केट में अवेलेबल बुक से लाख गुना बेटर होंगे, तो आप उसको यहाँ पर, ठीक है। टॉपर्स कॉपी कैसे, क्यों और कहां से पढ़े, ये बहुत बड़ा प्रश्न। यूपीएससी में तो टॉपर्स कॉपी आपको हर जगह पर अवेलेबल दिख जाएगा, यूपी पीसीएस में इस बात की बहुत कमी है। और इसी बात को नोट करते हुए मैंने इस बार हमारे यहाँ से लगभग, को पता है कि लगभग 65+ रिजल्ट आए हैं। इन 65+ में से लगभग 35 या 30 से 35 ऐसे रिजल्ट है, ठीक है ना, जो हमारे मेंस के बैचेस से रिजल्ट, तो उनकी हमारे पास कॉपी अवेलेबल थी। गोरखपुर सेंटर से ही 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उन 4 लोगों ने हमारे यहाँ पर सारे के सारे मेंस टेस्ट सीरीज दिए हैं। तो एक, अगर एक एस्पिरेंट की हम 16 कॉपी माने, 2 बार का उन्होंने एग्जाम दिया 2024 2025 का, तो उनके लगभग 32 कॉपी मेरे पास खुद अवेलेबल, ठीक है ना, हर एक एस्पिरेंट। तो वो तो मैं आप लोगों को शेयर कर ही सकता। टॉपर्स कॉपी का तो मेरे पास मतलब इस बार इतना खजाना हमारे पास है कि हम सब चैनल पर शेयर करें। मैंने बहुत सारे हिंदी मीडियम में टॉपर की कॉपी, एसबीएम की कॉपी, इंग्लिश मीडियम में टॉपर की कॉपी, सब आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया। कुछ कुछ कॉपी समय के साथ मैं और शेयर करता जाऊंगा, ताकि एक आपको लगातार टॉपर्स की कॉपी का फीडबैक मिलता चले। करना क्यों टॉपर्स की कॉपी और करनी कैसे, ये बात समझिएगा। जैसे मैंने अभी आपको एक कॉपी दिखाई, हालांकि ये नोट्स है, ये टॉपर्स की एग्जाम में दी गई कॉपी नहीं, बात को समझिएगा। इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नोट्स बनाया है, तो हमको बस ये देखना ना कि यार इन्होंने कौन कौन से पॉइंट शामिल किए, कौन कौन से पॉइंट को पढ़ा है, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी अगर कोई टॉपर की कॉपी हो जो उन्होंने एग्जाम में लिखा हो, तो मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये श्वेता गुप्ता जी की टॉपर की कॉपी है, ये भी हिंदी मीडियम से थी, 25 इनकी रैंक थी, ठीक है। क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में भूजल के उपयोग से जुड़ी प्रमुख समस्याओं व चुनौतियों का उल्लेख करें, ठीक है। 125 शब्द का प्रश्न है। इन्होंने बेहद शानदार इंट्रोडक्शन दिया। क्या, उत्तर प्रदेश एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जो अपने जल की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बड़ी मात्रा में भूजल पर निर्भर है। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यहीं पर एक फ्लो चार्ट बना करके, फ्लो चार्ट में एक वेन डायग्राम बना करके इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि यूपी में जो ग्राउंड वाटर के यूटिलाइजेशन जो उपयोग हो रहा है वो किस किस जगह पर किस किस फॉर्मेट में। और फिर उन्होंने हेडिंग और सब हेडिंग का प्रयोग करते हुए, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए, एग्जाम्पल्स देते हुए अपने आंसर को कंप्लीट।
आप देखो तो उन्होंने चैलेंजेस बताए, तो वहां पर भी उन्होंने क्या किया हुआ है, एग्जाम्पल्स को प्रॉपर कोट, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स को प्रॉपर यहाँ पर कोट किया। तो हम लोग को टॉपर्स की कॉपी में देखना क्या है, देखना है यार कि इसने कैसे इन 4 पॉइंट में ही क्वेश्चन की डिमांड को कंप्लीट कर, कैसे इसने यहाँ पर एग्जाम टाइम में, देखो ये टेस्ट सीरीज टेस्ट पेपर के दिए गए पेपर जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, तो कैसे इन्होंने इतना एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पर बना दिया, कैसे इन्होंने यहाँ पर यूपी का मैप बना करके चीजों को एक्सप्लेन भी कर दिया है, एग्जाम्पल्स इन्होंने भर भर के डाले, कंक्लूजन में इन्होंने जल सुरक्षित यूपी की प्राप्ति में मददगार होगा, एक बहुत अच्छा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी टैग कर दिया है। ये सब कैसे एग्जाम हॉल में किया गया, ये हमको सीखना, हमको इनकी कॉपी से बस ये देखना कि हेडिंग, सब हेडिंग, एग्जाम्पल्स, पॉइंट्स, डेटा, इनका यूज कैसे कैसे किया गया। अगर आप ये देखना स्टार्ट कर दोगे, आपके समझ लीजिए आपकी आंसर राइटिंग का जो इफेक्टिवनेस है वो लगातार बढ़ना स्टार्ट हो। तो टॉपर्स की कॉपी का यूटिलाइजेशन करना सीखो, ठीक है ना, कि टॉपर्स की कॉपी हम लोग कैसे फॉलो करनी है, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज, क्लियर। और वो टॉपर्स कॉपी हम जो हमारा टेलीग्राम चैनल है @PCS अभ्यास, इसकी लिंक मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप लोगों को, आप वहां से भी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम हमारा, और वहां से टॉपर की कॉपी डाउनलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में टॉपर्स कॉपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी, क्लियर है। तो एक तो ये समस्या खत्म हो गई रिसोर्स के तौर पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सर आंसर राइटिंग स्टार्ट कब से करनी चाहिए, कब से आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए, तो उसका एक बहुत क्लियर आंसर सुनो। अगर आपने प्रीलिम्स का बेसिक तैयार कर लिया है, मेंस की आंसर राइटिंग करना स्टार्ट, हाँ, पहला आंसर परफेक्ट नहीं होगा, पहला आंसर बहुत खराब होगा, क्या दिक्कत है, हम करेंगे, हम उससे सीखेंगे, हमने जो गलतियां की, हमने जो आंसर में पॉइंट्स छोड़ दिया, नहीं लिखा, उन पॉइंट्स को दोबारा से नोट करेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आंसर राइटिंग करने का या तो फिर किसी पंडित जी से मुहूर्त दिखाए थे, वो एक एस्ट्रोटॉक वाला एप्लीकेशन आता है ना, वहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपना नाम डालिए, अपना पूरा सब कुछ डिटेल डालिए, वो बताएगा कि आंसर राइटिंग कब से प्रारंभ करनी चाहिए। एक बार ट्राई करिएगा, आपने बड़ा अच्छा डिटेल देगा आप, ठीक है। तो या तो उसको फॉलो करिए, या तो यहाँ पर जो बाबा रमन जी बता रहे हैं उनको फॉलो करिए, ठीक है, कि आंसर राइटिंग प्रारंभ करने का डेट और डे नहीं होता है, मुहूर्त नहीं होती है, बस आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा हो, ये हमें टॉपर की कॉपी से लगातार देखते चले, ठीक है, कहां पर ग्राफ, कहां पर मैप, कहां पर डायग्राम, कहां पर फ्लोचार्ट, कहां पर कैसे आंसर को लिखना है, वो हम लगातार वहां से सीखते चलेंगे। एक होता है स्टर्डीम नियम, होता है आंसर राइटिंग का। क्या नियम होता है भाई, एक आई सर थे, उन्होंने इस नियम को बताया था, मतलब मैंने उनकी वीडियो में देखा था, किसने बताया था, किसने इसको याद किया था, मैं नहीं जानता, बट मैंने देखा था, उसको कहते हैं हम लोग IBC रूल, IBC कहते हैं, नहीं सॉरी, रिग फॉर्मूला कहेंगे, सॉरी, रिग फॉर्मूला। रिग फॉर्मूला क्या होता है कि अपने आंसर में पॉइंट्स का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, इररिलेवेंट पॉइंट, डेटा, एग्जांपल, मैप, की सर ने कहा था मैप बना तो मैप बना देंगे, भले प्रश्न की डिमांड हो या ना डिमांड, नहीं, तो रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, इररिलेवेंट चीजें नहीं होनी चाहिए, और जनरलाइज्ड आंसर नहीं होना चाहिए, यानी कि सामान्य, एकदम सामान्यकरण कर दिया। प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश में मृदा क्षरण के समस्याओं पर चर्चा करें, तो मृदा क्षरण से तात्पर्य होता है कि मृदा की ऊपरी सतह का ये ऐसे नहीं, जनरलाइज आंसर मत करो, फिर कुछ यूपी स्पेसिफिक फैक्ट डालो, एग्जांपल डालो, कुछ थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर लेकर के जाओ अपने आंसर को। तो ये गोल्डन रूल है, ये 3 चीजें हम लोग को नहीं करनी है, रिपीटिशन, इररिलेवेंट और जनरलाइजेशन। ध्यान से फिर समझिएगा, हो सकता है कि पहले आंसर में ये तीनों चीजें आपकी हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम लोग इस चीजों को समय के साथ धीरे धीरे सही करेंगे। मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भूमिका क्या है, इसका मैं आपको सिंपल सा यही बात बोलूंगा, आप किसी की बात पर भरोसा मत करना। आप 2025 का, ठीक है, UPPCS मेंस का पेपर उठाना, पिछले 7 सालों के पेपर से तुलना करना, कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, कितने रिपीट हुआ है, आपको इसका आंसर खुद मिल जाएगा, मैं क्या ही बताऊंगा, कोई दूसरा व्यक्ति क्या ही बताएगा, आप इस काम को खुद से करो, आपको इसका परफेक्ट आंसर खुद मिल जाएगा। मेरे से पूछोगे, मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। क्यों भाई, पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको एक डायमेंशन देता है कि भाई ठीक है, हमको ये चीजें कवर करनी है, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो PYQ से स्टार्ट करते हैं। जब PYQ हो जाए, PYQ होने का मतलब क्या है, 760 क्वेश्चन है भाई, वहां पर एक दो क्वेश्चन थोड़ी है, 760 क्वेश्चन अगर आप PYQ कंप्लीट कर लोगे, आपका मेंस सिलेबस 2 बार कंप्लीट हो जाएगा। कुछ टॉपिक जो बचेंगे उन टॉपिक को अलग से देख लिया जाएगा। भाई हम लोग कोचिंग के टेस्ट पेपर तो लगा ही रहे होंगे, हम लोग मेन समर्पण बैच जो हमारा मेंस का मिनी टेस्ट चल रहा है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, मेंस के मिनी टेस्ट में हम लोग लगातार क्वेश्चन पेपर लिख रहे हैं, कॉपी वैल्यूएशन हो रहा है, मॉडल आंसर मिल रहे हैं, तो वो सब काम तो चल ही रहा है ना। तो PYQ बेस है,
उसको करो। वो जब कर लोगे तो उसके बाद जो मन करे सो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला स्टेप ही अगर गलत रखोगे तो समस्या आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है। एक और बहुत बहुत समस्या आती है, जो वो आती है टेलेंडर वर्ड्स की। सर क्वेश्चंस में क्वेश्चन की डिमांड के समझ में नहीं है। देखो, टेलेंडर वर्ड्स को हम पुछले शब्द कहते हैं, वो 2 से 3 तरह के होते हैं। एक जो टेलेंडर वर्ड्स होता है उसको हम कहते हैं एनालिटिकल टाइप के टेलेंडर वर्ड्स। ठीक है, एनालिटिकल टाइप्स के टेलेंडर वर्ड में क्या आता है? एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिटिकली एग्जामिन, कमेंट, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चंस की डिमांड होती है ना, वो एनालिटिकल अप्रोच में होती है। वहीं पर एक डिस्क्रिप्टिव नेचर होता है क्वेश्चंस का, जैसे कि डिस्कस करिए, एक्सप्लेन करिए, ठीक है, डिस्क्राइब करिए, एलिब्रेट, मतलब सुनिए, ये एक्सप्लेनेटरी नेचर के होते हैं। इसमें आपको व्याख्या करनी होती है, डिटेल में सब लिखना रहता है। तो लगभग ये 2 तरह के आपसे सिलेंडर वर्ड आपसे एग्जाम में पूछे आते हैं। समय के साथ जब हम लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, अब अगली क्लास से जब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखना स्टार्ट करेंगे, तब हम इन टेलेंडर वर्ड्स पर लगातार चर्चा करना भी स्टार्ट। ठीक है, बाकी टेलेंडर वर्ड को हम लोग कैसे लिखना है। ठीक, कुछ रेडी टू राइट टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे कि पेस्टल अप्रोच हो गया, 4A अप्रोच हो गया, 5M अप्रोच हो गया, 3F अप्रोच हो गया, ठीक है ना, 4C अप्रोच हो गया। ये सारे अप्रोच रेडी टू राइट टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे कि कुछ खाना होता है ना, कि हम रेडी टू ईट फूड कहते हैं उसको। हम एकदम बस खाना लेकर के आए, ओवन में रखा, गर्म किया, खाने बैठ गए। ये रेडी टू राइट टेम्पलेट्स होते हैं आंसर के। हमारे पास एक खाका तैयार रहता है, हमारे पास एक सादा तैयार रहता है, बस अपने क्वेश्चन के डिमांड को साचे में फिट करना रहता है, आपका आंसर तैयार हो। 7 मिनट में और 10 मिनट में आंसर तभी लिखा जा सकता है जब आपके पास रेडी टू राइट टेम्पलेट्स तैयार है। ये कब तैयार होंगे? तो हम लोग जब कल से सीरीज को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम लोग डेली क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, उसके आंसर्स को देख रहे होंगे, वहां पर ऐसे रेडी टू राइट टेम्पलेट्स, कैलेंडर वर्ड्स, कुछ एक्रोनिम्स, कुछ टैग लाइन्स, इनको बहुत डिटेल में डिस्कस। क्लियर है? करंट अफेयर्स कहां से पढ़ना है? देखो, एक तो निशान सर की सीरीज स्टार्ट हो रही है, फ्री सीरीज है, ठीक है, जिसमें वो मंथली करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराने वाला, वो तो आप लोग करिए, अच्छी बात है, बहुत शानदार सीरीज है, ठीक है। ऑब्वियसली हर बार बहुत लोग देखते हैं उसको, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा एक काम आप लोग और करने का प्रयास करो, वो है विजन की मंथली मैगजीन फॉलो। ठीक है, विजन, ऐसा नहीं कि विजन ने मुझे पैसे दिए, आप विजन को नहीं फॉलो करनी है आपको, आप दृष्टि की फॉलो, ठीक है। लेकिन किसी एक यूपीएससी टाइप कोचिंग्स की मंथली मैगजीन को फॉलो करिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मेरा वही बात है, ध्यान समझिएगा। आप में से कुछ लोगों का प्रश्न आएगा, सर वो तो पढ़ा नहीं जा रहा है, बहुत टफ है सर, बहुत लेंदी है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेक्टिव चीजें पढ़नी है। जितना हो पा रहा उतना करो, जो छूट रहा है उसको छूटने दो वहां पर, बट करते रहो। कॉन्टिन्यूटी मैटर करती है, आप लगातार चीजों पे काम कर रहे हो। अगर आपने लगातार काम करना बंद कर दिया, तब समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर है? जीएस पेपर 5 पेपर 6 के लिए मैंने आपको एक बेहद अंदर प्लेलिस्ट सजेस्ट कर दी है, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख करके डेली एक क्लास करना स्टार्ट कर दें। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यूपीएससी का प्रीवियस। देखो 2024 और 2025 की अगर मेंस के पेपर की बात करें, पैटर्न की बात करें, तो क्वेश्चंस के नेचर एनालिटिकल टाइप के होते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे कि इसको कमेंट करिए, इसको डिस्कस करिए, चाहे महिलाओं के लिए समाज में क्या क्या चुनौतियां व्याप्त है, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछा। अब इनका नेचर एनालिटिकल होते आ रहा है, यूपीएससी के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? हम लोग को यूपीएससी के भी प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से देखने हैं? तो भाई फिर से देखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम सबसे पहले 2021 से लेकर के 2025 तक के यूपीएससी पीवाईक्यू को टारगेट करेंगे। ठीक है, 2021 से लेकर के 2025 तक के यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। और ये टारगेट कैसे करेंगे? तो ये जो 4 महीने की सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, जो ये MM26 सीरीज है, मिशन मेंस 2026 की हमारी सीरीज है, ये तब सफल होगी, ये तब कंटिन्यू रहेगी जब आपका भी एफर्ट उतना ही रहेगा। अगर आप पार्टिसिपेशन नहीं करोगे, ये सीरीज में 10 दिन चलाऊंगा, 11 दिन में बंद कर दूंगा। मेरा देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर चैनल पे व्यूज नहीं आएंगे, वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे, आप लोग नहीं देखोगे, कमेंट नहीं करोगे, मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप उसका आंसर लेकर के सबमिट नहीं करोगे, फ्री मैं क्लियर थोड़ी बैठा हूं, मैं फ्री की सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आगे बढ़ूंगा। आपका पार्टिसिपेशन भी है जरूरी है, और उसी सीरीज के अंतर्गत मैं समय के साथ साथ यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। अचानक से मैं आपको बता के करूंगा कि भाई ये यूपीएससी का क्वेश्चन, इसको करो, आप डर जाओगे, ये सर ये क्या यूपीएससी क्वेश्चन कराने लगे, मैं पीसीएस की तैयारी करने आया था, यूपीएससी नहीं हो रहा था, इसीलिए तो आप यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ पर कराने लगे हो।
तो मैं आपको बिना बताए मैं धीरे धीरे समय के साथ आपको यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन कराता जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा भाई, इसके अलावा एक मेंस बूस्टर सीरीज है शॉर्ट फॉर्मेट में, यूट्यूब पर मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, ठीक है। आप देखोगे तो लगभग औसतन सप्ताह में 4-5 शॉर्ट्स अपलोड जाते हैं, एक एक 2-2 मिनट की वीडियोस होती हैं, वो सबसे शानदार वीडियोस। आपको बस करना इतना है, आपने वीडियो देखा, उसका शॉर्ट नोट्स, उसका एक पेज पर उसके बारे में नोट कर लो कि उस वीडियो में मैंने क्या बताया। जैसे मैंने अभी नीति आयोग की रिपोर्ट बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए हम रोप फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, उसको नोट कर लो। अभी मैंने बताया कि गोरखपुर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के लिए कोई तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, उस पॉइंट को नोट कर लो, ठीक है ना। तो ये जो मेंस बूस्टर सीरीज, ये जो हमारी सॉल्ट वाली सीरीज चल रही है, इससे नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टास्क के लिए है, ठीक है। तो देखो आज की इस पूरी सीरीज में, आज का जो मैंने ये पूरी क्लास बताया, इस क्लास में मैंने आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर दिया, आपको क्या क्या करना है। अब मैं बताता हूँ कि आज ये जो सीरीज में कंटिन्यू करा तो मैं करूंगा। मेरा प्लान ये रहेगा कि मैं आपको डेली एक एक क्वेश्चन शेयर करूंगा, ठीक है, जिसका आंसर लिख करके आप लोग, जो हमारा पीसीएस अभ्यास उसका फैमिली ग्रुप है, ठीक है, पीसीएस अभ्यास का फैमिली ग्रुप है, कहाँ पर, टेलीग्राम पर। तो सब लोग पहले बार टेलीग्राम में जुड़ जाए, ठीक है, टेलीग्राम पर जुड़, यहाँ पर आप अपने आंसर सबमिट करोगे, ठीक है। उस आंसर के आधार पर, अच्छा पहले बता रहा हूँ, वो सारी कॉपी वैल्यूएट बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। हाँ, बट उनसे मैं पॉइंट्स लेकर के कि आप क्या गलती कर रहे हो, कैसे गलती कर रहे हो, क्या आंसर में और शामिल करना चाहिए, मैं उसको क्लास में डिस्कस करूँ। तो मेरा प्लान है कि हर दिन हम एक क्वेश्चन को उठाएं, उस क्वेश्चन के आधार पर उस टॉपिक को डिस्कस करें, आंसर कैसे लिखना है, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए हमारा, कंटेंट क्या होना चाहिए, कैसे हमको अपने आंसर को और इनिश करना है, क्या गलतियां जनरली एस्पिरेंट इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने में करते हैं, उन सारी बातों को डिस्कस, ठीक है। तो जीएस के 6 पेपर यहाँ पर कवर करने का मेरा पूरा ये प्लान रहेगा। क्लियर है? ये मेंस मिशन 2026 की सीरीज आपको समझ में आ रही है? एक बार कमेंट में अपना आप लोग बताना कि कौन कौन ऐसा एस्पिरेंट है जो कि इस सीरीज को डे 1 से फॉलो करने के लिए अभी से रेडी हो चुके। आज की हमारी क्लास यहाँ पर हो गई, ये लेक्चर नंबर 1 था। हमने इस पूरी सीरीज का ओरिएंटेशन आपको दे दिया कि हम लोग क्या क्या और कैसे कैसे करने हैं। कल से, मतलब कल से इन द सेंस आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उस क्वेश्चन को पढ़ना, उस क्वेश्चन को देखना। अगले दिन उस क्वेश्चन पर मैं एक डिस्कशन करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को डिटेल वीडियो दूंगा, कैसे आंसर लिखना है, क्या हमारा मॉडल आंसर होना चाहिए, क्या हमारे उसमें कंटेंट होनी चाहिए, ताकि आप लोग वहां से नोट्स बनाए। क्लियर है ना? तो ये पूरी सीरीज तभी सफल होगी, तभी कंटिन्यू रहेगी जब आपका योगदान रहेगा। पहली बात, जितने भी लोग आज इस सीरीज वीडियो को देख रहे हो, सब लोग कमेंट सेक्शन में, सब लोग कमेंट सेक्शन में MM26 मिशन मेंस 2026 लिख करके कमेंट करो। बताओ कि आप लोग मेंस के लिए किस लेवल तक तैयार हो, कितना आप लोगों ने अभी तक काम कर लिया है, क्या तैयारी चल रही है, कैसे कैसे तैयारी चल रही है, और इस सीरीज के लिए आप लोग कितना एग्री हो तैयार करने स्टार्ट करने, ठीक है ना। तो ये मेरा एक पूरा ओवरऑल प्लान था। मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, कल की सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। जीएस पेपर 1 का मैं क्वेश्चन आज आप लोगों को दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर ही दूंगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रॉपर की कॉपी वहीं पर अपलोड की जा रही है, सिलेबस चेकलिस्ट के फॉर्मेट में मैंने अपलोड कर दिया है, मेंस का अनसॉल्व मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ये सब चीज़ें फ्री में आपको दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें करो। अच्छा इसके अलावा देखो, 3 चीज़ें और हैं जो कि आप लोगों को कर लेनी चाहिए, हालांकि वो पेड चीज़ें हैं, पेड प्रोग्राम से, तो मैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। पहला है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, ठीक है, पीटी टेस्ट सीरीज। ये मतलब एकदम ज्वाइन कर लो। मैंने कहा ना कि आने वाले 4 महीनों में हम लोग प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करेंगे। तो इन 4 महीनों में अगर हम लोग हर महीने 2-2 पेपर लगाएं प्रीलिम्स का, मतलब 15-15 दिन पर एक पेपर लगाएं, हर महीने 2 पेपर लगाएं, तो 4 मंथ में हम 8 पेपर लगा लेंगे, और ये 8 होंगे पार्ट टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक एक बार सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। और 4 महीने के जस्ट बाद आने वाले 3 महीने में हम क्या करेंगे, हम फुल टेस्ट लगाएंगे, लगभग 10-11 फुल टेस्ट यहाँ पर लगाएंगे, तो हमारा पूरी की पूरी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कंप्लीट, ठीक है। तो ये पेड बैच है, ये करिए आप लोग, पहला काम। दूसरा काम, पीवाईक्यू संहिता, मेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के लगभग 750 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे, आराम आराम से कंप्लीट करेंगे हम लोग। एक क्लास आप डेली करोगे, इससे 4 महीने में आप लगभग 100-150 क्लास कंप्लीट कर लोगे, जिससे आपको बहुत फायदा यहाँ पर होने वाला है, ठीक। तीसरा, समर्पण बैच।
देखो समर्पण बैच क्या है ना, मैंने कहा कि यहाँ पर जब आप आंसर लिखोगे, जो मैं इस मीन्स मिशन मीन्स और 26 में कराऊंगा, उसकी कॉपी वैल्यूएट नहीं होगी। लेकिन समर्पण बैच में आप मीन्स का जो मिनी टेस्ट लगाओगे, यहाँ पर आपकी कॉपी वैल्यूएट होगी, आपको प्रॉपर मॉडल आंसर मिलेगा हिंदी इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में कॉपी वैल्यूएट होगी। तो ये तैयारी के लिए ये 3 पेड प्रोग्राम बेहद शानदार पेड प्रोग्राम है, बहुत अच्छे हैं, बहुत सस्ते हैं, बहुत इफेक्टिव हैं। इनको ज्वाइन करिए। इसके लिए आपको हमारा ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए रेडी, ठीक है ना। मैं अब आने वाले 7 महीने आपके साथ लगा रहूंगा 6 दिसंबर तक। लेकिन तब तक आपको भी लगे रहना है, आपको सो नहीं जाना है कि सर 2 दिन किया था, तीसरे दिन से गायब, अब तो हो गया सर। ये काम बिल्कुल मत करिएगा। आप लगे रहोगे तो मैं लगा रहूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।